गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे देश को संबोधित। 10 बजे होगी जनता से रूबरू। आने वाले त्योहारों पर लोगों को कर सकते हैं कोरोना से आगाह। देश के गृह मंत्री अमित शाह का आज 58वां जन्मदिवस। मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने दी जन्मदिवस की शुभकामनाएं। गुरुवार को भारत में कोरोना वैक्सीन का 100 करोड़ आंकड़ा पार करने के बाद देश में बच्चों के टीकाकरण को लेकर चर्चाएं हुई शुरू। जल्द मिल सकती है बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने की मंजूरी। उत्तराखंड और नेपाल से पानी छोड़े जाने पर पूर्वांचल के आजमगढ़ और माऊ में बड़ा बाढ़ का खतरा। कस्बे सहित तटीय इलाकों में घुसा पानी, लोगों में मचा हड़कंप। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पुलिस स्मृति दिवस पर की घोषणा। 2001 में भर्ती हुए सिपाहियों को 4600 ग्रेड पे की देंगे सौगात। केंद्र गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आज 58वां जन्मदिन है। अमित शाह की चुनाव प्रबंधन क्षमता की वजह से उन्हें चाणक्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अमित शाह के जन्मदिन पर केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। गडकरी ने बधाई देते हुए लिखा, केंद्र कैबिनेट में मेरे साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें, ईश्वर से यही कामना करता हूं। गडकरी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारतीय राजनीति में कर्म ठाठ, जीवटाता और प्रतिबद्धता के आदर्श मानक, राष्ट्रवादी चेतन के प्रबल सहावक, यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। बता दें कि गुजरात से आने वाले गृह मंत्री अमित शाह 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के अलावा कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए उन्हें श्रेय दिया जाता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह ने राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री ली और सांसद बनने के बाद गृह मंत्री का पद संभाला। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत ने गुरुवार को 100 करोड़ खुराकों का ऐतिहासिक मील का पत्थर छू लिया। इस अवसर पर जश्न मनाने के लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को ही एक गीत और ऑडियो विजुअल फिल्म की लॉन्चिंग की। मंत्रालय का कहना है कि यह गीत और फिल्म दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के पीछे किए गए प्रयासों को दर्शाता है। बता दें, मनसुख मंडाविया ने इस गीत और फिल्म की लॉन्चिंग ऐतिहासिक लाल किले से की। इस गीत का शीर्षक टीके से बचा है देश है और इसे प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने अपनी आवाज़ दी है। वहीं इस मौके पर केंद्र स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार भी मौजूद रहीं। यह मंडाविया ने कहा, आज भारत ने इतिहास रचा है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की कहानी है। 100 करोड़ टीकाकरण आत्मनिर्भर भारत की कहानी है। बता दें, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री और कैलाश खेर ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और सोशल मीडिया पर इस गीत को खूब पसंद किया जा रहा है। वहीं ऑडियो विजुअल फिल्म इस बारे में है कि किस तरह टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई और इसमें कैसे प्रयास किए गए। इसके साथ ही इस फिल्म में डॉक्टरों, नर्सों और कोरोना टीकाकरण अभियान में योगदान देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद कहा गया है। कोरोना टीकाकरण के मामले में भारत ने बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। गुरुवार को भारत ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बना लिया। इस बीच देश में बच्चों के टीकाकरण को शुरू करने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस्तेमाल में कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने में अभी कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि भारत में छोटे बच्चों को यह टीका चरणबद्ध तरीके से लगाए जाने के आसार हैं। सूत्रों ने बताया कि भारतीय दवा नियामक की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की सावधानी से जांच की जा रही है और कई पहलुओं पर आकलन भी हो रहा है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की ओर से फिलहाल कई कारकों पर विचार किया जा रहा है। इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों पर
टीके का प्रभाव और प्रदर्शन शामिल है। इसके अलावा टीके की उपलब्धता भी एक बड़ा मसला बना हुआ है, जिसका आंकलन भी हर स्तर पर किया जा रहा है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दुनिया भर में यह पहला कोविड-19 टीका होगा, इसलिए इसकी मंजूरी मिलने से पहले आंकड़ों की सावधानीपूर्वक समीक्षा आवश्यक है। वहीं भारत बायोटेक अपने टीके की आपूर्ति बढ़ाने में जोर दे रही है। वहीं देश में हुए कुल टीकाकरण में इसका योगदान केवल 11 से 12% ही है। उत्तराखंड और नेपाल से पानी छोड़े जाने पर पूर्वांचल के आजमगढ़ और माऊ जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तटीय इलाके में पानी घुसने लगा है और फसलें भी जलमग्न हो रही हैं। नेपाल से 6,93,080 क्यूसेक पानी सरायू नदी में 2 चरणों में छोड़ा गया है। इससे गुरुवार को माऊ जिले के दोहारी घाट में नदी फिर से उफान पर है। इस कारण कस्बा सहित तटवर्ती इलाकों के लोगों में हड़कंप मच गया है। 24 घंटे में नदी जलस्तर में 1.30 मीटर की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं आजमगढ़ जिले में उत्तराखंड और नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से घाघरा नदी भी उफान पर है। वहीं अगर जलस्तर पर नज़र डाली जाए तो माऊ जिले के गौरीशंकर घाट पर घाघरा का जलस्तर गुरुवार को 69.40 मीटर रहा। वहीं बुधवार को 78.10 मीटर था। 24 घंटे में 1.30 मीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। नदी का खतरा बिंदु 69.90 मीटर है। नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही वृद्धि से कस्बे के मुक्तिधाम, भारत माता मंदिर, खाकी बाबा की कुटी, दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर, लोक निर्माण विभाग का डाक बंगला, शाही मस्जिद सहित ऐतिहासिक धरोहरों पर खतरा मंडराने लगा है। उत्तराखंड के रुड़की क्षेत्र के गाधारोड़ा गांव में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक साथ 84 और मरीज मिलने से यहां डेंगू पीड़ितों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। एहतियातन प्रशासन ने गांव को डेंगू का हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। बड़ी संख्या में मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 75 और लोगों के सैंपल लिए हैं। क्षेत्र के कई और गांवों में भी डेंगू से हाल बेहाल है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिविल अस्पताल में 30 बेड का डेंगू वार्ड बना दिया गया है। यहां 2 दिन में ही गधारोड़ा, चुड़ियाल, भगवानपुर, सुभाष नगर आदि जगहों के 14 मरीज भर्ती हैं। कुछ दिनों से बदलते मौसम के बीच शहर से देहात तक डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अकेले गधारोड़ा में ही मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। करीब 1 सप्ताह पहले एक साथ डेंगू के 19 मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव में शिविर लगाकर 97 लोगों के सैंपल लिए थे। इनमें से 48 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई थी। इसके बाद लिए गए 66 लोगों के सैंपलों में से भी 36 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गांव में लगातार बढ़ती डेंगू संक्रमित लोगों की संख्या देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इसे डेंगू हॉटस्पॉट गांव घोषित कर दिया है। बृहस्पतिवार को भी गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर शिविर लगाया और बुखार से पीड़ित 75 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इस सैंपल को जांच के लिए टीम ने लैब भेज दिया है। जांच के दौरान 2 मरीजों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस परेड अवसर पर 2001 में भर्ती हुए सिपाहियों को 4,600 ग्रैंड पे की सौगात देने की घोषणा की है। हालांकि अभी अन्य प्रकरणों पर कैबिनेट की उप समिति और वेतन विसंगत समिति काम कर रही है। इसके अलावा देहरादून में पुलिस संग्रहालय बनाने के भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने परेड से सलामी लेने के बाद इस साल ड्यूटी पर शहीद हुए 3 पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज विश्व आतंकवाद और कोविड-19 की चुनौतियों से जूझ रहा है। इस चुनौतियों से लड़ने के लिए सुनियोजित रणनीतियों के तहत कार्रवाई की जा रही है। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की होती है। इसके लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए
इन्हें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ती है। वहीं इस अवसर पर उन्होंने पुलिसकर्मियों की ग्रैंड पे की मांग को भी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद करीब 1500 सिपाहियों को इसका लाभ मिलेगा। घोषणा के बाद पुलिसकर्मियों के परिजनों में भी उत्साह था। कार्यक्रम में मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी, मेयर देहरादून सुनील उनियाल, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक हरबंस कपूर, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हिमाचल उत्तराखंड की सीमा पर स्थित त्यूनी में बानपुरा सड़क मार्ग पर एक कार गहरी खाई में गिरने के बाद टोसी नदी में समा गई। वहीं इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे का शिकार हुए लोगों के शव खाई में फंस गए थे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। हादसा गुरुवार को हिमाचल उत्तराखंड की सीमा पर स्थित ट्यूनी में बानपुर सड़क पर हुआ। हादसे में मारे गए लोगों में एक महिला सहित 3 पुरुष और एक 13 वर्षीय बालक शामिल है। जानकारी के अनुसार ऑल्टो कार में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे। ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरने के बाद टोसी नदी में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से खाई में फंसे 5 शवों को निकाला गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए PHC ट्यूनी भेजा गया। यहाँ पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। उधर ट्यूनी पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच तेजी से शुरू कर दी है। कश्मीर घाटी में हाल ही में हुई टारगेट किलिंग लोगों में दरार पैदा करने के लिए की गई है। पुलिस और अन्य सुरक्षा बल आतंकियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। भाईचारे को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। कश्मीर में अमन के दुश्मनों का खात्मा होगा। ये बातें पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने श्रीनगर स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित शहादत दिवस के मौके पर कही। साथ ही DGP ने कहा कि आतंकियों ने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या करके शांति भंग करने की कोशिश की है। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के मंसूबों को विफल करने के लिए तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। आतंकी नहीं चाहते कि घाटी के लोग और उनके बच्चे आगे बढ़े। आतंकियों की इस साजिश को न सिर्फ पुलिस बल्कि अन्य सुरक्षा एजेंसी बेहतर तालमेल से मुंहतोड़ जवाब देगी। इसके साथ ही आवाम की ओर से भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। DGP ने कहा कि हमें अपने जवानों पर फक्र है, साथ ही उन परिवारों और उनकी हिम्मत पर भी फक्र है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जम्मू संभाग के पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की साजिश को नाकाम किया है। सूरनकोट तहसील के रतनपुर इलाके में 3 किलोग्राम IED बरामद हुआ है। इलाके में लोगों और वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा है। वहीं इससे पहले गुरुवार सुबह उत्तरी कश्मीर में बारामूला के रफियाबाद इलाके में भी सुरक्षा बलों ने IED बरामद किया था, जिसे बम निरोधक दस्ते की मदद से निष्क्रिय किया गया। जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि सौदपोरा गांव के पास आतंकियों द्वारा लगाई गई IED बरामद की गई है। समय पर की गई कार्रवाई से बड़ी घटना टल गई। जिस स्थान पर IED बरामद किया गया उसे सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। आतंकी कश्मीर में सुरक्षा बलों के वाहनों को निशाना बनाने के लिए सड़कों और राज्य मार्गों पर IED लगा रहे हैं। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मैच होगा। इसे लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। दोनों देशों के बीच पूर्व में हुए मैचों पर नज़र डाले तो साफ दिखता है कि कई जगहों पर 2 समुदायों के बीच विवाद हो जाता है। RS पुरा, राजौरी, किश्तवाड़ा समेत कई जगहों पर पहले ऐसा हो चुका है। लिहाजा इसे देखते हुए मैच के दिन सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला मैच होगा। जानकारी के अनुसार मैच को लेकर जोश में किसी समुदाय को लेकर कोई बात ना हो,
इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। मैच के दौरान सीमा पर भी अलर्ट किया गया है, क्योंकि मैच के बाद सीमा पर भी तनाव की स्थिति रहती है। वर्ल्ड कप के दौरान भारत ने हर बार पाकिस्तान को मात दी है, जिसके चलते पाकिस्तान ने बौखलाहट में आकर कई बार मैच के बाद सीमा पर फायरिंग भी की है।